नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सैनिक स्पीक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। अपने पिछले 3 भागों में हमने कई अहम बातें की, जिसमें पैसिफिक इंडिया ओशंस की बात की, साउथ चाइना सी की बात की और तमाम जो जानकारियां हैं, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आप तक पहुंचाई। अपने इस चौथे भाग में हम जानेंगे जो एक सुपर पावर्स हैं इस दुनिया के, जो माने जाते हैं, रशिया है, अमेरिका है, चाइना है या बाकी जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ उनका तालमेल कैसा है, अंदर खाते में क्या जो है एक प्लान ऑफ एक्शन ये इन कंट्रीज ने बनाया है, उसमें इंडिया किस तरह से इफेक्ट होता है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब हैं, जो प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। थैंक यू। सर, ऐसे में सवाल ये लाजमी है उठना कि जो रशिया है, इसको हमने कहीं ना कहीं बैक स्टेज रख दिया है। रशिया क्या कर रहा है, रशिया का इंटरेस्ट कहाँ है? देखिए, जो आज की प्रेजेंट डिप्लोमेसी है उसमें आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वी हैड अ बाइपोलर वर्ल्ड, दैट इज अमेरिका एंड रशिया, 2 सुपर पावर्स। और कुछ लोग उनकी अलाइनमेंट थी, नेटो, सेंटो, सीटो, इस किस्म की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी। और बीच में एक इंडिया था चाचा नेहरू का, जो कहता था हम नॉन अलाइंड हैं। हाँ। तो वो नॉन अलाइंड थे अपनी तरफ से, बट कोई इनका कोई मतलब नहीं था। बट क्या हुआ कि जब ग्लासनोस्ट हुआ, यूएसएसआर टूट गया, तो अमेरिका एक अकेला सुपर पावर रह गया। तो उसके बाद जो बातें हुई, रशिया भी टूट चुका था, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और हालांकि न्यूक्लियर वेपन्स या हथियार जो हैं, मोस्ट ऑफ देम उन्होंने रिटेन किए हैं। जो उनकी फैक्ट्रीज थी जो टूटे हुए कंट्रीज में थी, वो चली गई, पर उन्होंने रीगेन कर लिया, बट सुपर पावर स्टेटस नहीं था। हाँ। तो बीच में ये चाइना बीच में उभर के आ गया, इसकी हम बाद में बात करेंगे। परंतु अभी जो रशिया की बात है, अभी देयर इज अ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन ईस्टर्न लद्दाख, और साथ ही साथ में देयर इज अ टेंशन बिटवीन चाइना एंड अमेरिका फॉर सुपर पावर स्टेटस। अभी रशिया यहाँ क्या कर रहा है? हाँ। रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है। तो आप चाहेंगे रशिया और चाइना एक दूसरे के बराबर जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए, मिल भी सकते थे। हाँ। परंतु अभी जो चाइना की स्थिति है, वो चाहते हैं कि अगर हम मिलें तो हम डोमिनेंट पावर में रहें और बाकी हमारे नीचे आए। वो रशिया कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, नंबर 2, रशिया के अंदर एक मॉस्को में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे चाइना के स्पाइस पकड़े गए थे। हाँ। यानी कि प्रोफेसर थे, वो बेसिकली स्पाइंग कर रहे थे बेस बदल कर। वो रशिया कभी नहीं भूलेगा। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड व्लादिवोस्तोक, जहाँ पे रशिया के अंदर है। अब व्लादिवोस्तोक का जो एरिया है, वहाँ पे हमारे मोदी जी भी पिछले साल गए थे। वहाँ एक इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हुआ था, और वहाँ पे हमने रशिया को $100 मिलियन का दिया था लाइन ऑफ क्रेडिट। यानी कि इंडिया रशिया को क्रेडिट दे रहा है। बिल्कुल। तो वो भी एक डिस्प्यूट है बिटवीन चाइना एंड रशिया। चाइना कहता है वो एरिया हमारा है, रशिया कहता है वो एरिया हमारा है। फिर जब रशिया ने क्राइमिया के ऊपर कब्जा किया यूक्रेन के अगेंस्ट, तो भी चाइना ने क्राइमिया के फेवर में बोला, रशिया के फेवर में नहीं बोला। तो ये डिस्प्यूट्स के रहते हुए ये कभी हो नहीं सकता कि रशिया चाइना के फेवर में होल हार्टेडली चला जाए। कल को क्या इक्वेशंस बनती हैं वो पता नहीं है, पर आज की डेट में ऐसा संभव नहीं है। S-400 मिसाइल रशिया ने चाइना को ऑलरेडी दे दी थी। हाँ। पर उनकी मिसाइल्स की जो इंस्टॉलमेंट थी वो रोक दी। हाँ, बिल्कुल। सिस्टम चले गए हैं, बट जो एक्चुअल मिसाइल है वो रोक दी है। हाँ। और इंडिया को बोल रहा है वो दिसंबर तक मिसाइल दे देगा। दैट मीन्स वो चाइना रशिया की जो इक्वेशन समझी जा रही है वो नहीं है। और इसके पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे मैंने आपको बोला ना, वो बाइपोलर वर्ल्ड थी, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड आ गई, उसके बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गई। लोग अपने अपने जहां पे आपका इंटरेस्ट है, आप 4-5 कंट्रीज मिलकर, जैसे हम क्वाड्स बना रहे हैं, या आसियान बन गई, इसकी या EU की चल रही है, तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड थी। पर आज की डेट में क्या हो गया है कि मैंने आपको बोला 2 ही चीजें सुप्रीम है। एक हर कंट्री के कमर्शियल इंटरेस्ट, और दूसरी उसकी सिक्योरिटी। जहां तक उसकी कमर्शियलिज्म तभी चलेगी अगर उसकी सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी। तो इसलिए आज की डेट में एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ 1-to-1 बायलैटरल करता है इशू के ऊपर। हाँ, बिल्कुल। हो सकता है कि जो जहां तक डिफेंस सेल की बात है, रशिया इंडिया के साथ है, पर जहां तक मान लो कोविड की बात है, रशिया चाइना के साथ है। एक जगह वो दोस्त भी है, एक जगह दुश्मन भी है। तो ये ओमनीपोलर वर्ल्ड है जहां पे इशू बेस्ड काम चलता है। अपने इंटरेस्ट देखे जाते हैं कि किसका क्या इंटरेस्ट कहाँ क्लैश करता है। एग्जैक्टली। तो उसी तरह से अभी जैसे ये चाइना ने बढ़ना शुरू किया, अभी ये आज की बात नहीं है,
ये 3500 साल पहले 3500 BC में ये एक थ्यूसिडाइड्स नाम के एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए थे और स्पार्टन्स की और ग्रीक्स में लड़ाई हुई थी। हाँ बिल्कुल। यानी कि जो एक कंट्री उभरना शुरू हुआ तो बड़े कंट्री को डर लगना शुरू हो गया कि कल को मेरे को कैप्चर कर लेगा। हाँ। सिंपल टर्म्स में ये थियरी थी। बिल्कुल। तो उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया और हुआ उल्टा। तो यानी कि वो पूरी की पूरी यानी कि रेस ही तबाह हो गई। तो वो बोलता है ये लेवियनथान है जो ड्रैगन बन के ऊपर आया। ड्रैगन यानी चाइना। बिल्कुल। तो ये थ्यूसिडाइड्स थ्योरी है जो इस वक्त चल रही है बिल्कुल दुनिया में। तो जहां भी आपका इंटरेस्ट है, जहां आपको लगता है कि ये मेरे ऊपर चढ़ रहा है, तो आपने उसको दबाना है। अब उस वक्त क्या हुआ थ्यूसिडाइड्स थ्योरी में, शायद आज अमेरिका वो नहीं होने देगा। तो आपने स्पार्टन का हवाला जो दिया, तो आज अमेरिका और चाइना सेम बिल्कुल सेम ही जगह पे खड़े हैं दोनों, पर हो सकता है रिजल्ट सेम ना हो। जी। उसके कई कारण हैं। एक तो रशिया चाइना अभी भी यूएस अभी भी स्ट्रांग है, और सेकेंडली इस वक्त पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाएगी। अब ये दो कंट्रीज का मसला नहीं है, पूरी वर्ल्ड इन्वॉल्व हो जाएगी। हाँ। फिर दूसरा, अगर आपको पता हो, जब ब्रिटिश सिविल वॉर हुई है ये आज से 300 साल पहले, तो वहां पे भी एक जॉन हॉब्स एक फिलोसफर थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, हॉब्स थ्योरी। हॉब्स थ्योरी का मतलब ये है कि भाई मुझे डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं चाहिए, कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, मुझे कंट्री चाहिए पहले, उसमें अगर कुछ लोग पिसते हैं तो मरने दो, जैसा एग्जैक्टली चाइना में हो रहा है। बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स सारे खत्म हैं, बहुत कुछ गड़बड़ है, पर वो खुद उभर के आ रहा है। तो ये दो थ्योरीज जो पुरानी हैं, जो कई सौ हजारों साल पुरानी हैं, वो आज भी सामने इंप्लीमेंट होकर निकल के आ रही हैं एज फार एज दीज कंट्रीज आर कंसर्न्ड। सर, एक बहुत ही अहम सवाल मेरे जहन में हमेशा आता है, मैं आपसे चाहूँगा पूछना कि ये ठीक है चाइना जो है दुनिया को देखता है, उनकी जो जितनी भी खबर है वो रखता है, लेकिन चाइना की वाकई जैसे आपने कहा कि जितने भी उसके इश्यूज़ होते हैं वो दब के रह जाते हैं। हालांकि वुहान से अगर वो वायरस निकला, लेकिन उस बात को भी दबा दिया गया। तो इसका भी एक फ़ायदा है चाइना को कि अपनी जो भी इसके इश्यूज़ होते हैं वो दुनिया में जाने नहीं देता, हालांकि दुनिया के इश्यूज़ पे वो नज़र उसकी होती है। देखिए, चाइना जो है ना एक क्लोज सोसाइटी है, बहुत ही इंटेलिजेंस वोवन सोसाइटी है। अभी आपको अगर चाइना के कैरेक्टर के बारे में पता हो तो ये जो इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सिर्फ इकोनॉमिक बड़े बड़े शहरों के सेंटर्स हैं। इनके गाँव की जो पोजीशन है वो अभी भी बहुत ख़राब है, वो पिछड़े हैं। और वहाँ क्या होता है कि वो उनको वॉर मूवीज़ दिखाते हैं और उनको आटा चावल एक देते हैं एज ए इंसेंटिव ताकि आप आर्मी को ज्वाइन करें। एक तो वो है, बाकी अर्बन सेंटर में दबा के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं। जो भी इनके अंदर, अब जैसे अगर आपको याद हो 1989 में टिएनअनमेन स्क्वायर में क्या हुआ था, जो अप्रैल में इनके एक्टिविस्ट थे, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट, उनको मार दिया गया था। तो ये जून में आके उन्होंने उसके मुजाहरे किए, इन्होंने उसके ऊपर आर्मी चला दी। तो वो दबा तो दिया उसने दबदबाज को, मगर वो लोग हर साल अपनी वो मनाते हैं। हाँ। उनकी जो मोमबत्ती जलाते हैं हर साल। हाँ। इसी तरह से हांगकांग जब ब्रिटिश से वापस लिया लीज खत्म होने के बाद, तो उस वक्त माना कि हम बोलेंगे 1 कंट्री 2 सिस्टम्स, हम उनको वो सारी प्रिविलेजेस देंगे, वो सारी छीन ली। वो भी तैयार है इनके अगेंस्ट। फिर जब ये वुहान वायरस हुआ है, अब ये भी दबाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ है टेड्रोस, वो इथियोपिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं थे, उनको वहां से लाया, वो इनकी जेब में थे, चाइना की जेब में, उन्होंने सब कुछ दबाया। इंस्पेक्टर्स आए, उनको कुछ नहीं दिखाया, और वो सारा कुछ दबा के रखा। मगर वो सेंटिमेंट सिमर करने शुरू हो गए, क्योंकि जो वुहान से लोग मरे, उनकी जो क्रिमेशन हुई वो ऐसे नहीं कोई इज्जत के साथ नहीं हुई। हाँ, जैसे बर्ड्स को कल करके एक खड्डे में फेंका जाता है ना, वैसे लाशों को फेंका गया। तो वो लोग इस वक्त चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अगेंस्ट हैं। अगर लास्ट ईयर आपको याद हो, शी जिनपिंग ने कम से कम 16 ऑफिशियल्स को डिसमिस कर दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। जो उसके मेन हाई रैंकिंग थे, यानी कि वो बोला गया कि ये कंट्री के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, परंतु वो जो शी जिनपिंग के अगेंस्ट था उसको निकाल दिया। अलीबाबा भी तो यही अलीबाबा भी उसी में आता है, जो जैकमा को उसने पता ही नहीं जैकमा है कहाँ। हाँ, ठीक है। तो इस किस्म से उन्होंने वीडिंग आउट की है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि चाइना का जो इंटरनल अनरेस्ट है वो इस कोविड की जो आई है विपत्ता, उसकी वजह से जो उसने सलूक किया अपने लोगों की क्रिमेशन के साथ, जिनके नियर वंस गए हैं, वो इस वक्त भड़के हुए हैं। इवन गलवान घाटी में अपने सैनिकों को उन्होंने सम्मान नहीं दिया, उनको सम्मान नहीं दिया, वो भड़के हुए हैं इस वक्त। जो वुहान वायरस की वजह से जो इंडस्ट्रियल लॉसेस हुए हैं, अब एक इंडस्ट्रियल वर्कर की इनकम $160 पर एनम रह गई है, वो भड़के हुए हैं। टिएनअनमेन स्क्वायर वाले भड़के हुए हैं।
तिब्बतन भड़के हुए हैं, हांगकांग भड़के हुए हैं, यूगर्स जहाँ उनके अगेंस्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत जबरदस्त इवन जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इवन इन चाइना, उइगर की बात कर रहा हूँ। तो ये एक मौका है एक इंडिया को या अमेरिका को, फॉरेन एजेंसीज को चाइना के अंदर घुसपैठ करने का और उनको और उकसाने का, क्योंकि हम बोलते हैं पाकिस्तान की डिसमेंबरिंग करो, वो 4 स्टेट्स हैं, आप चाइना की डिसमेंबरिंग करिए। अभी अगर नक्शे पे आप देखें तो मंचूरिया जो जापान की तरफ आता है नॉर्थ ईस्ट में चाइना के, वो कभी भी चाइना का ओरिजिनल पार्ट नहीं है। मंगोलिया जो नॉर्थ में आता है, साउथ मंगोलिया जो चाइना में है, वो भी चाइना का पार्ट नहीं है। ये जो सिंकियांग जहाँ उगर्स के साथ हो रहा है, वो ईस्ट तुर्किस्तान है। वो टर्की में आज दंगे हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं अगेंस्ट उनके प्रेसिडेंट के कि भाई अर्डोआन के, कि आप उनको क्यों नहीं हेल्प कर रहे। उसके बाद फिर नीचे आप तिब्बत में आते हैं, तिब्बत तो कभी उसका ऐसा था ही नहीं। फिर साउथ यूनान तो कभी था ही नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को भड़का के चाइना के अगेंस्ट भी उनके माइंड में फियर ऑफ गॉड क्रिएट कर सकते हैं। हाँ। भाई तुम ही हमारे अगेंस्ट सब कुछ करते हो, तुम ही हमें तंग करते हो, हम भी तुम्हें कर सकते हैं। तो इस किस्म की पॉलिसीज, इस किस्म के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, पॉलिटिकल एफर्ट्स, रिकॉग्नाइज ताइवान, एस्टैब्लिश बेटर रिलेशनशिप, ट्रेड रिलेशंस विद ताइवान। आज आपकी ताइवान के साथ आपकी एम्बेसी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में 4 कमरों में जो करती है, उसको बढ़ाइए, हांगकांग को सपोर्ट करिए। इंटरनेशनल एरेना में चाइना ने कभी इंडिया का साथ नहीं दिया, हमेशा पाकिस्तान का दिया। अगर वीटो पार किया तो इंडिया के अगेंस्ट किया। हाँ, बिल्कुल। तो आप भी करिए ना, आपको क्यों डर लग रहा है? तो अभी जब सामने सामने कन्फ्रंटेशन हो गई है और आपने पैरिटी पे उसको खड़ा कर दिया है, तो आप खुल के करिए, ये बड़ा अच्छा मौका है। सर, इसके साथ साथ रशिया का इंटरेस्ट आपने बताया, चाइना के साथ उनका क्या है, लेकिन इंडिया और रशिया जो एक दोस्त माने जाते हैं, क्या इंडिया ये माने, हिंदुस्तान ये माने कि चाइना के अगेंस्ट रशिया उनके साथ है? देखिए, ये कहना कि रशिया हमारे साथ लड़ाई में साथ देगा, मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं होगा। बिकॉज रशिया ने भी अपनी जो जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी है उसके ऊपर चलना है। पर ये है कि रशिया भी मानता है, अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर पिछले हफ्ते इंडिया में थे, उन्होंने बोला है कि हमारी जो लॉन्ग स्टैंडिंग वेपन्स की जो है, लाइक रशिया जब इंडिया को वेपन देता है तो खाली हथियार नहीं देता है, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देता है। वो यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के राइट्स भी देता है, जैसे ब्रह्मोस है, सू हैं, इस किस्म के बहुत सारे हथियार है। तो ये हथियार अभी हमने फॉरेनर्स को बेचने शुरू कर दिए। तो वो एक बड़ी अच्छी जबरदस्त आई है, बिकॉज रशिया को भी हमारे से पैसे मिलते हैं। तो वो ये कभी नहीं होगा कि वो रशिया के चाइना के साथ मिल जाएगा और हमारे अगेंस्ट होएगा। मेरे ख्याल में उसके चांसेस कम है। एंड वीज़ा भी हम भी जब अमेरिका के पाले में जा रहे हैं तो रशिया को भी तकलीफ हो रही है। हाँ। तो वो भी हमें कुछ बोलेगा। उस तरह अमेरिका ने भी हमको बोला, एक कार्डसा एग्रीमेंट है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, कि अगर हम S-400 लेंगे तो वो हम पे भी सैंक्शन लगाएंगे। तो हमको रशिया को, अमेरिका को समझाना पड़ेगा कि इट डजंट मैटर, बल्कि ये जो आप हमें मिल रहा सिस्टम, ये आप ही के जब क्वाड्स में काम आएगा। क्वाड्स में अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो वहाँ काम आ जाएगा। तो वो एक तरीका है। दूसरा मेरा मानना ये है, मैं बार बार इसको प्रपोट करता हूँ, अमेरिका के पास सिस्टम है। जब आपने पेट्रियट का नाम सुना होगा, गल्फ वॉर में पेट्रियट की बहुत इंप्रूव्ड वर्जन PAC-3 है, जो उसने दुनिया में 4 जगह लगा रखी है। फिर एक उससे भी इंप्रूव्ड वर्जन है थैड्स, दैट इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये जो चीजें मैं सोचता हूँ, अगर मैं डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बैठा हूँ तो मैं उनको बोलूंगा एक समय कंसिडर जरूर करिए कि अगर वो बोलता है अमेरिका हमको कि रशिया से S-400 नहीं लेना है, तो हम अमेरिका को प्रेशराइज करेंगे कि आप हमें थैड्स लगा दो हमारे कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे उन्होंने लगाए हैं अपने ये साउथ कोरिया में है, मिडल ईस्ट में है। इस तरह से उन्होंने 4 जगह लगा रखे हैं। तो एक आप वो भी ले सकते हैं। वो भी अगर सिस्टम हमारे पास आ जाता है तो चाइना की पावर आधी हो जाती है, आधी से भी कम हो जाती है चाइना की एयरफोर्स की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी अहम जानकारी दी। जिस तरह से ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब ने बताया है कि रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, आज 2 इश्यूज़ हैं। एक तो जो इकोनॉमिक इशू है वो सबसे अहम है कि सब लोग जो हैं एक बिजनेस चाहते हैं एक दूसरे के साथ, और दूसरा है अपने हितों को, अपने सिक्योरिटी के जो अपनी सुरक्षा को जो है सुनिश्चित बनाना चाहते हैं, और उसी को मद्देनज़र रखकर हर देश अपने फैसले लेता है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।